जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारा जावा के बेसिक प्रोग्राम्स पे अभी हम ले रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो अभी हम इंटरव्यू पर्पस से मतलब जो भी इसमें जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे क्या उसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले के कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि एडिशन कितने टाइप से हम करके शो कर सकते हैं, जिसमें हमारा परफेक्ट कोड एडिशन 4.java था। जो आप मैंने इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में गिट की एक लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर भी आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। वहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशन 4 था और एक एडिशन 3 था, ठीक है। तो ये एडिशन 3 भी मतलब ठीक था, लेकिन उससे ज़्यादा जो अच्छा था, मतलब परफेक्ट था, वो था हमारा एडिशन 4, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ किया था। ये जो होता है इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि क्लास के नेम जैसा होता है, ठीक है। ये देखिए, क्लास का नाम मैथ्स है, तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी मैथ्स रखा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम दिखे तो समझ जाइएगा कि वो एक कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है और उसी टाइम हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी फंक्शन को कॉल करते टाइम पैरामीटर देने के लिए मतलब हमको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए। एक बार एडिशन 4 वाला एक कोड है, ये देख लीजिए। अब मैंने इसी कोड में आपको एक सब्ट्रैक्शन वाला भी करवा दिया था, ठीक है। एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन करवा दिया था, ठीक है। मतलब हमने इसको एडिशन भी करवा दिया, सब्ट्रैक्शन भी। अब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का कैसे करते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में मतलब अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो भी हमने 4 वीडियो बनाए थे, 4 या 5 जितने भी वीडियो हो गए होगा एडिशन के, तो हमने उसमें जो भी समझा था उसको हम आज एक ही वीडियो में समझेंगे। तो जो कोई भी इसी वीडियो से देखना चालू कर रहा है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, उसको कोई पिछले वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी वीडियो में सब कवर करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम हम रखेंगे multiplication.java। मैं इसका नाम इसलिए इस टाइप से रख रहा हूँ ताकि मैं जब भी गिट पे अपने इसको पुश करूँगा तो आप लोगों को इसी सेम नाम से मिल जाएगा। तो आप जब भी मेरा वीडियो देखोगे तो आप लोगों को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे नेम देख के गिट पे जाके आप इसका कोड ओपन करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर उसको अच्छे से समझ के लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो हम इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मीन्स हम इसमें क्या करने वाले हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम कमेंट करेंगे यहाँ पर कि टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड रिटर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है। मतलब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया है। तो अब हम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एंट्री पॉइंट फंक्शन, एंट्री पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट फंक्शन क्या था, जिस किसी को पता नहीं होगा जावा की बेसिक सीरीज देख लीजिएगा, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट, जिसे मैंने आप लोगों को जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है विथ एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा। उसमें पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पैकेज का यूज़ करके हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम उसमें प्रोग्राम करेंगे, तो आपको पैकेज भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा ओनली लॉजिक्स बेस्ड सीरीज़ है, तो इसमें मैं आप लोगों को कंसेप्ट एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसमें मैं आप लोगों को केवल लॉजिक बिल्ड करना बताऊँगा। तो इसलिए आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है तो वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पैकेज बहुत ही काम की चीज़ है, तो उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, क्योंकि वो क्या होता है कि पैकेज क्रिएट करके ना हम उसको आसानी से मतलब एक्सेस कर सकते हैं। बार बार सेम फंक्शन या कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार पैकेज वाला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट देखिए या किसी और की देखिए, लेकिन प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कंसेप्ट, उसके बाद में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, इंट, मैं मतलब वेरिएबल नेम भी अच्छे ले रहा हूँ, in1 इक्वल्स टू 10, इंट in2 इक्वल्स टू
11, ठीक है। तो अब हमने बोला कि भाई इंट IANS इक्वल्स टू INO1 इंटू INO2, ठीक है। तो अब ये जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब जो भी इस सीरीज़ में आए हैं और इसी वीडियो से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने इसको INO1 इसलिए लिखा है क्योंकि मतलब ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा समझने के लिए कि ये इंटीजर है, इसलिए आई लिखा है। अगर फ्लोट होता तो मैं एफ लिखता, ठीक है। तो ये लिखने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप नीचे मान लो आपने यहाँ पर तो उसको डिक्लेयर कर दिया है और नीचे नीचे आए, नीचे नीचे आए, और यहाँ पे आपने देखा कि भाई INO1 इक्वल्स टू 10, मतलब ऐसा मान लो आपने देखा, तो आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि भाई ये वेरिएबल तो है, लेकिन आप लोगों को यहाँ कैसे पता चलेगा कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि डबल है। इसलिए इसका नेमिंग कन्वेंशन हमने आई से रखा है, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि ये इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, मतलब वो इसीलिए लिया हुआ है, ठीक है। फिर हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अभी अभी हम बाद में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन इस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इस, इसको कॉन्केटिनेट किया और यहाँ पे लिखेंगे हम IANS, ठीक है। अभी हमारा सिंपल सा एक बेसिक सा प्रोग्राम हो गया है जावा का, ठीक है। तो अब हम हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना ओपन करते हुए इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से ओपन करेंगे, क्योंकि हमको क्या फिर पाथ देना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे ले आता हूँ साइड में, परफेक्ट, ताकि आप लोग यहाँ के यहीं पे देख सके कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इसको जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर से मैं इसको कंपाइल करूँगा, ये हो गया कंपाइल, ठीक है, कोई एरर नहीं आई। फिर जावा को हटाएंगे हम और यहाँ से कंपाइलर को हटाएंगे, ठीक है। अब ये इसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करेगा, एंटर, ठीक है। क्या है देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज 110 मीन्स 10 × 11 दैट इज 110, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका जो हमने देखा अभी। लेकिन अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यूज़र से भी इनपुट ले लेते हैं, तो हम इसको पहले कर देते हैं ब्लैंक, ठीक है। इसको भी कर देते हैं हम अभी के लिए ब्लैंक, परफेक्ट, ठीक है। अब हम लेंगे यूज़र से इनपुट, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके पहले हमें यहाँ पर एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जावा डॉट, अब वो यूटिल में होता है कि लेंग में होता है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। जैसे अब मतलब मुझे पता नहीं, मुझे पता है लेकिन यूटिल में है, लेकिन अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यूटिल, ठीक है, डॉट, अब इसमें देखो सजेशन दे देगा, तो अब मुझे पता करना है स्कैनर है कि नहीं इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे इसमें पता कर सकते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर होता है, ठीक है। अब किसी के पास में VS कोड में एक्सटेंशन डाउनलोडेड है, तो देखिए इसमें ये मैंने कहा था जावा डॉट यूटिल में होता है। अब आप जैसे स्कैनर पर क्लिक करोगे, ये देखिए जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। तो हम जैसे ही, देखो वापस से लिख के आ जाता हूँ मैं, जैसे ही हमने स्कैनर लिखा, यहाँ पे से सजेशन दिया, एंटर मारा, तो देखिए ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गई है क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, SOBJ, अब मैंने SOBJ को लिया क्योंकि ये मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम करेंगे न्यू स्कैनर, अब न्यू स्कैनर तो फिर क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट इन। अब सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, ठीक है, सिस्टम में हम जब भी कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तो उसको हम सिस्टम डॉट इन करते हैं, ठीक है। मतलब कीबोर्ड से सिस्टम में इनपुट लेना और उसको स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, ठीक है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। फिर मैं INO1 में उसकी वैल्यू डालूंगा, तो क्या डालूंगा मैं, SOBJ, ठीक है। अब जो SOBJ मतलब स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट है, उसमें जो भी इसके मतलब जो स्कैन करके आया है उसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इंट, ठीक है। और इससे पहले हमें एक प्रिंट डालना पड़ेगा, प्रिंट क्यों डालना पड़ेगा, कि भाई नंबर मांगने के लिए यूज़र को कुछ तो बोलना पड़ेगा कि भाई इंटर फर्स्ट नंबर, नहीं तो पता चला कि वो सोचते रह जाएगा कि मतलब ये ब्लिंक क्यों हो रहा है, ब्लैंक में ब्लिंक होगा ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम यूज़र से सेकंड नंबर भी ले लेंगे, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है।
और यहाँ पे लिख देंगे हम INO2। परफेक्ट। ठीक। अब हम कर देंगे IANS इक्वल्स टू INO1 इंटू INO2। ठीक है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ये हमने इसको वापस से करा कंपाइल, कोई एरर नहीं। फिर से इसको करा हमने रन। ठीक है। अब इसने बोला इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। तब इंटर फर्स्ट नंबर, तो अब आपको ये मिल रहा है लाइन नंबर 14 से इंटर फर्स्ट नंबर। तो आप जैसे ही डालोगे 10। ठीक है। कि आपने डाला 10, एंटर मारा, अब इंटर सेकंड नंबर मतलब 17 लाइन पे है। तो 17 लाइन पे आप डाला 12, एंटर मारा, तो क्या है मल्टीप्लीकेशन इज 120। देखिए। अब हम वापस से इसको एक बार रन करेंगे। अब हमने डाला 15 और फिर डाला 20, तो क्या है मल्टीप्लिकेशन इज 300। ये देखिए। अब आप इसको नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, जिसे मैंने डाला -20 इंटू 20 400। ठीक है, -400। ये देखिए। मीन्स आप इसमें मल्टीप्लिकेशन पे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम इसको और थोड़ा बेटर वे में लिखेंगे। तो बेटर वे में लिखने के लिए हम एक ऊपर क्लास क्रिएट करेंगे और उसका फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का हम करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास का नाम लिख दो मैथ्स। ठीक है, मैथ्स ही ले लेते हैं। क्लास का नेम मैथ्स ले लेते हैं। चलो मैं इसमें कंस्ट्रक्टर भी कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं लूँगा इंट आई वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। मतलब हम मैंने इनिशियली उसको 0 लिया, आप 0 ना लो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2 ली। फिर हमने एक वो बनाया कंस्ट्रक्टर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होना चाहिए। ठीक है। तो पब्लिक, और हमने लिख दिया मैथ्स, MATHS। पब्लिक मैथ्स लिखा। अभी हमारा 2 पैरामीटर लेगा। ठीक है। तो इंट, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, आई वेल 1 और इंट आई वेल 2। ठीक है, मैंने इसको ये नाम दिया। अब जो भी इसमें आई वेल 1 और आई वेल 2 में आएगा वो हम ले लेंगे आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2 में। ठीक है। इसको 2 कर देता हूँ और इसको इधर 2 कर देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है। फिर अब मैं एक फंक्शन लिखूंगा पब्लिक। ठीक है। और अब हमारे फंक्शन का रिटर्न क्या करेगा, वो इंटीजर रिटर्न करेगा, कि अभी हम इंटीजर पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसका नाम लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन। परफेक्ट। अब इसमें हमको पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने यहाँ से ले लिया। अब ये क्या एरर दे रहा है, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मतलब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन अभी हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। देखिए, पढ़ लीजिए। दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ तो देखिए अभी क्या, अभी उसके सेंटेंस चेंज कर लेगा, सेंटेंस सॉरी। ये देखिए, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप फ्लोट। यहाँ पे अभी तक आप लोगों को इंटीजर दिख रहा था, फ्लोट दिख रहा है। ठीक है। तो मतलब आप जहाँ जो भी यहाँ पर लिखोगे वो उसको रिटर्न वैल्यू होती है। अगर आप वॉइड लिखोगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन। ठीक है। तो अब मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो उसका नाम हम लिख देते हैं आई रिजल्ट, सॉरी, आई रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई रिजल्ट इक्वल्स टू दिस डॉट आई वैल्यू 1 इंटू दिस डॉट आई वैल्यू 2। ठीक है। और फिर हम कर देंगे इसको रिटर्न आई रिजल्ट को। ठीक है। तो ये आई रिजल्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब इसको हमें कॉल करने का तरीका क्या है, कि पहले तो हमें मैथ्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो अब हम यहाँ से मैथ्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने किया मैथ्स एम इक्वल्स टू न्यू मैथ्स। अब देखिए, अब इसमें ये सजेशन दे रहा है कि इंट वैल्यू 1 और इंट वैल्यू 2 ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम नहीं देंगे तो ये एरर देगा। देखना, ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसके एरर का नाम देखिए, अब क्या बोल रहा है ये, द कंस्ट्रक्टर मैथ्स। ये देखिए, इसने खुद ने ही बोल दिया कि कंस्ट्रक्टर है मैथ्स इज अनडिफाइंड। मतलब कि उसने खुद ने बता दिया कि भाई ये मैथ्स जो है आपका एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। तो ये मैथ्स में हमने देखा ऊपर जाके, तो ये 2 वैल्यू ले रहा है इंटीजर टाइप की, और हमने तो कुछ भी पास नहीं किया है। तो अब हम यहाँ से पास कर देंगे INO1 और INO2। ठीक है। तो हम जैसे ही INO1 INO2 पास करेंगे तो देखिए उसकी एरर चली गई। ठीक है। अब एरर चली गई, तो अब हम क्या करेंगे कि IANS जो है उसके अंदर हम करेंगे m डॉट मल्टीप्लिकेशन को कॉल करेंगे।
तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो IANS के अंदर आएगा और उस IANS को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम जल्दी जल्दी स्पीड में जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार पूरा फ्लो एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ से कंट्रोल कैसा जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग केवल समझिए कि मैं क्या कहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद हम पूरा एक बार फ्लो पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देखेंगे। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, रन किया। अब एंटर फर्स्ट नंबर डाला हमने 23 और डाला हमने 50। ये देखिए आ गया 1150। अभी हम करते बैठे, इससे अच्छा हम एक सिंपल सा वर्ड नंबर लेते, 60 × 20 मतलब 6 × 2 12, 1200। ये देखिए परफेक्ट। ठीक है, अब मतलब आप लोग बोलोगे कि पहले भी हमारा मतलब आंसर सही आ रहा था, बाद में भी सही आ रहा है, फिर हमें इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है? तो बड़ा लिखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखिए, अब जो पहले था वो बिल्कुल बेसिक था, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस कोड को अगर आप किसी को दोगे ना तो उसको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। जो मतलब टेक्निकली स्ट्रांग होगा ना, उसको एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आएगा इसमें का, कि इसने स्कैनर का यूज़ किया है। फिर उसने बोला यहाँ पे कि भाई इंटर फर्स्ट नंबर डाल, उसको नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके उसने INO1 में स्टोर किया है। सेम उसने INO2 में लिया है सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, फिर उसने एक मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब ऐसा लिखने से उसको मालूम पड़ गया कि भाई ये मैथ्स नाम का इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर उसने दो वैल्यू पास की है। मीन्स कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जिन पे ऑपरेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कंट्रोल जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन के पास। तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमने यहाँ पे आई रिजल्ट को रिटर्न किया ऑपरेशन होने के बाद में। ठीक है, फिर जो आई रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो IANS के अंदर स्टोर हुआ है, और उस IANS को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो मतलब ऐसा सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक बार ना इसका फ्लो पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, तो जिससे कि आप लोगों को ये परफेक्ट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए, अब आप लोगों के सामने पूरा कोड है, लेकिन कभी भी कोड को आप जब रीड करो या किसी और का कोड आप समझने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं कि आप लाइन बाय लाइन समझो। सबसे पहले तो आप उसका एंट्री पॉइंट फंक्शन ढूंढो। तो हमारे जो कोड है उसका एंट्री पॉइंट फंक्शन है ये void main। ठीक है, तो अब हम ऊपर का भी देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो इतना ही कोड है। तो सबसे पहले आप क्या समझोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि, देखिए बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा ही इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट फंक्शन में आए जो कि मेन है, और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर उस मेन फंक्शन के अंदर हमने तीन लोकल वेरिएबल लिए। ठीक है, हमने मेन फंक्शन के अंदर तीन लोकल वेरिएबल लिए हैं, जिसमें से जो है इंटीजर टाइप के, और पहला है हमारा INO1, दूसरा INO2 और तीसरा है IANS। ठीक है, तीनों हमारे इंटीजर टाइप के लोकल वेरिएबल है। फिर हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर क्लास का यूज़ किया है, जो कि जावा की इनबिल्ट क्लास है। ठीक है, जो कि जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर है। तो इसलिए हमने java.util.scanner को हमने इंपोर्ट कर लिया है। फिर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने system.in पास किया। मीन्स जो भी हमें इनपुट मिलेगा कीबोर्ड या फिर इनपुट डिवाइस, जैसे कि इनपुट डिवाइस हमारे माउस कीबोर्ड जो भी है, अगर हमें जो भी इनपुट मिलेगा उसको हम सिस्टम में लेंगे, और मतलब सिस्टम के अंदर जो भी इनपुट मिलेगा उसको हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर लेंगे। फिर उसके अंदर हमें नेक्स्ट लाइन रहेगी कि हम यूज़र को मतलब ये तो सिंपल सा प्रिंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए है कि इंटर फर्स्ट नंबर, ताकि यूज़र अच्छे से उसको समझ जाए कि हाँ ये हमको एक नंबर डालना है, इंटर करना है। ठीक है, तो ये आप प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद में कंट्रोल आएगा 31 के पास। फिर 31 लाइन पे हमसे पूछा गया है कि INO1। ठीक है, तो जो INO1 है, जो कि हमारा इंटीजर टाइप का लोकल वेरिएबल है, तो उसके अंदर हम जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट के है उसके अंदर जो वैल्यू है अभी, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो INO1 है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अगर फ्लोट टाइप का होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट फ्लोट। और अगर आपको पता नहीं हो तो ये देखिए, ये हमने जैसे डॉट लिखा, फिर हमने करा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सजेशन दे दिया नेक्स्ट इंट। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग, इंट, बाइट, शॉर्ट, स्ट्रिंग, बिग डेसिमल, बिग इंटीजर, बुलियन, डबल, फ्लोट, ये देखिए है ना। तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, मतलब इस इससे कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तो हमें इंटीजर चाहिए, इसलिए हमने नेक्स्ट इंट का यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमने जो एस ओबीजे के अंदर जो इनपुट मिला था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके INO1 में स्टोर किया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यूज़र से सेकेंड इनपुट लिया, और फिर वो हमारे एस ऑब्जेक्ट के मतलब सॉरी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आया। फिर उसको भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके INO2 में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारे INO1 और INO2 के अंदर जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की है, इंटर की है, वो हमारे INO1 और INO2 के अंदर स्टोर हो चुकी है। हम इसको भी डिस्प्ले करके देखेंगे कि क्या वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। वैसे स्टोर हुई है तभी तो ऑपरेशन हो रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा नीचे 36 नंबर की लाइन पे कि एक मेथ्स नाम की एक क्लास है जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और फिर उसके न्यू मेथ्स करके 2 पैरामीटर पास किए, ठीक है। तो अब इस लाइन से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक मेथ्स नाम की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर मेथ्स करके कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, और जो कि 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए हमने 2 पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास किए। फिर हमारा जो कंट्रोल है वो अब जाएगा, मतलब अभी जाएगा नहीं कंट्रोल, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे कंस्ट्रक्टर क्लास के पास, ठीक है। हम ऊपर गए और देखा कि हाँ मेथ्स नाम की क्लास है जिसके अंदर 2 लोकल वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो पब्लिक मेथ्स इंटीजर है वो हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो वो जो कंस्ट्रक्टर है वो 2 पैरामीटर या आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और जिसकी वैल्यू वो इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, दिस डॉट आई वैल्यू वन और दिस डॉट आई वैल्यू टू। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था दिस का यूज़ क्यों हुआ करते हैं, ठीक है। मैं बताया था थोड़ा सा कि दिस का मतलब होता है जो भी एक ही सेम क्लास के अंदर होता है ना, जैसे वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, तो जब भी आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है, तो इसके लिए हमें दिस यूज़ करना पड़ता है, कि मतलब दिस मतलब इसी क्लास का आई वैल्यू वन, इसी क्लास का आई वैल्यू टू, ठीक है, इसलिए हम दिस का यूज़ करते हैं। वैसे नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आगे ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं पे हम दिस का यूज़ नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है। तो हम अभी से एक गुड प्रैक्टिस रखते हैं कि हम दिस का यूज़ करें। फिर उसके बाद में जैसे हमने तो देख लिया कि कंस्ट्रक्टर में हमने जब भी पैरामीटर आर्गुमेंट पास किए तो वह इसमें स्टोर कर लिया इसने, ठीक है। जब भी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, और उसमें जो वैल्यू पास करी वो उसने अपने लोकल वेरिएबल में स्टोर कर ली है, ठीक है। फिर हम नीचे आए वापस से। फिर हमने देखा कि IANS करके हमारा एक लोकल इंटीजर था, लोकल इंटीजर वेरिएबल था, जिसके अंदर हमने जो मैथ्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हमने मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया। फिर जब हमने उसको मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया तो हमारा कंट्रोल वापस से 38 से जाएगा 14 पे, ठीक है। फिर 14 पे जाकर उसने देखा कि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक आई रिजल्ट करके एक लोकल वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। फिर जो आई रिजल्ट है उस वेरिएबल के अंदर हमने दिस डॉट आई वैल्यू वन इंटू दिस डॉट आई वैल्यू टू, मतलब आई वैल्यू वन और आई वैल्यू टू का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, और जो भी हमारा रिजल्ट आया इसके मल्टीप्लिकेशन से उसको हमने आई रिजल्ट के अंदर स्टोर किया, ठीक है। तो अभी हमने आई रिजल्ट के अंदर स्टोर किया है। फिर हमने देखा कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये जब जब रिटर्न कर रहा है तो हमें नीचे देखना होगा कि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न वैल्यू को लेने के लिए मीन्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ है या नहीं स्टोर करने के लिए। तो हमने देखा कि हमारे पास है एक INS करके वेरिएबल। तो जो भी हमने इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से आई रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न किया, ठीक है। रिटर्न किया मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और अगर वो कुछ हमें रिटर्न कर रहा है, तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसी टाइम पे हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा जो कि उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर या फिर एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो अभी हमारे हमारे केस में अभी IANS करके वेरिएबल है। तो जो भी उसने जो कि मल्टीप्लिकेशन करके जो फंक्शन था, तो उसने जो भी यहाँ पे रिटर्न किया है आई रिजल्ट के अंदर उसको हमने IANS में स्टोर कर लिया है,
और फिर उस IANS को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिबग करेंगे। डिबग मीन्स अभी हमारे इसमें कुछ एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को फ्लो बताने के लिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेंगे और लिख देंगे कि इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, मतलब आप लोगों को इससे पता चलेगा कि कब क्या कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आया, फिर हमने यहाँ पे वापस से एक डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिख दिया इनसाइड मेन। मतलब मेन में तो पहले ही था, लेकिन हमको ये देखना है कि जब भी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर के पास गया या नहीं गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि भाई हम मल्टीप्लिकेशन में भी आए थे हम, इनसाइड द मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आया और यहाँ पर भी हमको देखना था कि INR1 और INR2 की वैल्यू सही है कि नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, कॉन्केटिनेट करेंगे INO1 प्लस एंड INO2 इस। ठीक है, तो हमने देखिए अब इससे क्या आप लोगों को पूरी एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को, हाँ ये इसको साइड में कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट भी आ गया हमारा, परफेक्ट। अब देखिए, अब हम जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, सॉरी कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे, देखिए अब क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, अब सॉरी भाई इंटर फर्स्ट नंबर 10 डाला, इंटर सेकंड नंबर 11 डाला। अब देखिए अब है मेन चीज़, तो अब जैसे ही ये, अब देखिए आपने 32 पे क्या रहा, इंटर फर्स्ट नंबर, यार यहाँ पे मैं ऐसे सामने दिखाया तो है ना, 32 पे आपने क्या इंटर फर्स्ट नंबर, 35 का आया इंटर सेकंड नंबर। और अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, हमने मैथ्स क्लास का जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो हमारा कंट्रोल था वो गया सीधे कंस्ट्रक्टर के अंदर, उससे हमारा प्रिंट हुआ है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। तो हम ऊपर गए, यहाँ पे देखिए इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद में हमारा प्रिंट हुआ इनसाइड मेन, मतलब कि वो मैथ्स क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाके वापस मेन में आया था हमारे। और फिर वहाँ पे देखिए हमने लिखा था इनसाइड मेन, फिर उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया तो फिर ये ऊपर गया मल्टीप्लिकेशन के पास, क्योंकि उसको उस फंक्शन को कॉल किया तो वहाँ से कुछ वैल्यू भी तो रिटर्न लानी थी उसको। तो इनसाइड द मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, फिर वहाँ पे उसने जो भी ऑपरेशन था वो परफॉर्म किया और फिर रिटर्न उसने किया आई रिजल्ट की वैल्यू को, और आई रिजल्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पे IANS में स्टोर किया और उस IANS को हमने 44 लाइन पे डिस्प्ले कर दिया, ये देखिए 110। और जो यूज़र ने इनपुट दिया था 10 एंड 11 वो भी हमारा देखिए INO1 और INO2 में स्टोर हो चुका था। हाँ, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप एक बार कि इसमें जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये बात हमेशा याद रखिएगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर लिखा हो तो, और अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो नहीं यूज़ होगा। तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे और ऊपर भी 2 आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वीडियो था। तो आप लोग अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, इसको मैं एक बार छोटी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं थोड़ा छोटे रहने देते। देखिए ये आपको पूरा एक फ्रेम में दिख जाएगा, यहाँ पे साइड में आउटपुट भी है और साइड में कोड भी है। तो आप लोग इस पे एक बार नज़र मार लीजिए कैसा क्या लिखा है और कहाँ से कैसा क्या आउटपुट मिला है हमें। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऐसे बहुत ही सिंपल था कि हमें बस 2 नंबर लेने हैं, बीच में स्टार लगाना है तो उससे उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें इस वे में एक्सप्लेन करना है उसको, कि हमें क्लास क्रिएट करेंगे, उसका उसमें कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, फिर उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करेंगे, फिर उस वैल्यू के थ्रू हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि अदर मेथड लिखेंगे हम, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो भी मेथड हमको लिखनी है वो लिखेंगे।
फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हम एक वैल्यू रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। हम वहीं पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। फिर रिटर्न करेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए नीचे एक वेरिएबल चाहिए होगा, लोकल वेरिएबल, जो हमने IANS लिया है। फिर उस IANS को हम प्रिंट कर देंगे। मतलब आप अगर इस टाइप से पूरे इन डिटेल में आप एक्सप्लेन करोगे तो आप इंटरव्यू का टाइम भी खींच सकते हो और इंटरव्यूअर को भी इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल सा, वो अगर उसने पूछा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, आपने सिंपल से दिया INO1 इंटू INO2 और इक्वल टू फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टीप्लिकेशन इज IANS। तो इससे क्या होगा कि 2 से 3 मिनट में आप कोड लिख भी दोगे, उसको एक्सप्लेन भी कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा, वो इफेक्ट गलत पड़ेगा, ठीक है। वो इंटरव्यू बोलेगा कि इसको कुछ भी मतलब बेसिक ही आता है इसको। अगर आप ऐसा बिल्कुल परफेक्ट लिखोगे तो उसका इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब उसका ध्यान कहाँ जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ रखा है। फिर उसका क्वेश्चन रहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। फिर वो पूछेगा इनहेरिटेंस क्या होता है, वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब जो भी पूछेगा वो फिर उसके आगे आगे एक्सप्लेन करते जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी पढ़ना है तो मैंने आप लोगों को जो हमारी जावा की बेसिक सीरीज थी जिसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे वो देख लीजिएगा। तो आप अगर उसको देखोगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ लॉजिकल वाले, ये आपको बिल्कुल मतलब सिंपल लगेंगे, ठीक है। तो पहले आप वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद में ये लॉजिकल वाले वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।